पीयूष गोयल जैसे ही जयंती से मिलने के लिए चुपके से उसके घर में प्रवेश करता है तो अंदर देखता है कि एक आदमी और एक औरत मिलकर एक लड़के को दबा के रखती हैं। आदमी उसके पैर पकड़कर उसके हाथ में तकिया लेकर उसके मुंह को तकिए से दबाए रहता है और एक औरत उसके हाथ जकड़े हुए थी। और देखते ही देखते वो झटपटाता रहता है और पीयूष के देखते ही देखते उसके प्राण वहीं निकल जाते हैं। तब दबे पांव पीयूष वहां से वापस आ जाता है। तत्काल पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस बुला लेता है। जी हाँ दोस्तों, एक आज ऐसी एक क्राइम की घटना मैं लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपके रेंगटे खड़े हो जाएंगे। और एक भाई भाई के रिश्ते में दरार बनी एक औरत, जिसे भाई को भाई से रिश्ता रखना, कायम रखना इस कलयुग में बड़ा ही मुश्किल हो गया है। इस हवस की भरी दुनिया में कोई किसी का नहीं रह गया। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए आइए चलते हैं स्टोरी की तरफ। सो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तो मेरा भी हौसला बने रहे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आरजे पटेल। ऐसी ही क्राइम स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नितेश और जीतू दो भाई होते हैं। नितेश उन दोनों भाइयों में एक बड़ा भाई होता है, नितेश, जिसकी शादी हो चुकी थी, जो गांव में एक विद्यालय खोले बैठा था। तो विद्यालय से उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी, पैसे वाले थे दोनों। पिता और माता खत्म हो चुकी थी। नितेश की भी शादी हो चुकी थी, पत्नी थी, बच्चे थे। और जीतू उसका जो छोटा भाई था उसका भी विवाह हो चुका था। जीतू पास के शहर में ही एक कंपनी में काम करता था। तो शहर में ही वो अपनी पत्नी और पति दोनों शहर में ही रहते थे। तो एक दिन जीतू का अक्सर कंपनी के काम के थ्रू बाहर ही रुकना होता था। तब इसी बीच एक दिन जीतू एक हफ्ते के लिए दिल्ली जाता है। जैसे ही दिल्ली चला जाता है उसके 2 घंटे बाद उसका सगा भाई, बड़ा भाई उसके घर पहुंचता है, जहां जीतू की पत्नी जयंती उस घर में अकेली होती है। जयंती उस समय सब्जी काट रही होती है। तब घर की रिंग बजती है और जैसे ही रिंग बजती है तो जयंती सोचती है कि इस समय सुबह सुबह पता नहीं कौन आ गया। अब उसने किसी तरह से आलस करते हुए खड़ी होकर गई तो दरवाज़ा खोला तो देखा कि भैया जी आए हैं। भैया जी से नमस्ते करती है, उनको बिठाती है, उनके लिए चाय बनाती है, चाय पिलाती है। और भैया पूछते हैं कि मुझे घर में जीतू नहीं दिख रहा है, अक्सर आखिर जीतू है कहाँ। तो बताती है पत्नी कि जीतू जी आखिर किसी कंपनी के काम के लिए 1 हफ्ते के लिए दिल्ली गए हुए हैं। जैसे ही नितेश को ये सब पता चलता है, इसी बीच जीतू का फ़ोन आ जाता है जयंती के फ़ोन पर, अपनी पत्नी के फ़ोन पर फ़ोन करता है। उस नितेश के पास ही बैठी थी पत्नी, डिनर के उसमें कुर्सी में दोनों भैया भी बैठे थे, जो नितेश आया था गांव से, और पत्नी भी सामने बैठी थी जीतू की। तो जीतू की पत्नी बताती है, जब जीतू ने बताने के लिए फ़ोन किया था कि जयंती मैं दिल्ली पहुंच गया हूं। तो जयंती कहती है आप पहुंच गए हैं, इधर भैया आए हैं। तो ऐसा सुनकर जीतू बहुत खुश होता है, कहता है भैया आए हैं, ज़रा मेरी उनसे बात कराइए। तो भैया से बात करता है, भैया को प्रणाम कहता है। भैया कहते हैं खुश रहो बेटा। कहते हैं कि भैया मैं 3-4 दिन के लिए थोड़ा सा दिल्ली गया हूँ, आप 2-4 दिन रुक कर ही गांव जाइएगा। और जयंती ने आपको चाय वाय पिलाया और कहता है कि मुझे आप जयंती से बात करवाए। जयंती को फ़ोन देता है, जयंती का जेठ जयंती को फ़ोन देता है। जयंती से उसका पति जीतू कहता है कि जयंती भैया का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, उनको चाय वाय पिलाओ और उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो जयंती कहती है मैंने चाय वाय पिला दिया है और भैया आप आराम करेंगे, मैं उनका पूरा ख्याल रखूँगी, आप निश्चिंत रहें और आप जल्दी ही आने का वहाँ से कष्ट करें। इतने में फ़ोन कट जाता है। अब जयंती अपने कमरे चली जाती है। भैया कहते हैं कि मैं आज अभी तो खा पी कर आया हूँ, लेकिन आज खाना नहीं खाऊंगा, मुझे आराम करने दो।
तो नितेश एक कमरे में आराम करने के लिए पहुंच जाता है, जहां बेडरूम होता है, गेस्ट हाउस, मतलब घर के ही कमरे में एक गेस्टों के लिए एक रूम होता है, वहां अपना लेट जाते हैं और जयंती अपने कमरे में आकर लेट जाती है। जयंती लेटी रहती है तो अचानक से अपने मतलब बेफिक्र लेटी हुई थी, उसको नहीं था कि मेरे कमरे में कोई है। अचानक से, दरअसल नितेश थोड़ा ठरकी टाइप का होता है, जो जयंती का जेठ होता है वो थोड़ा ठरकी टाइप का होता है। तो जयंती जब अपने कमरे में लेटी हुई थी तो चुपचाप नितेश दबे पांव आकर उसके कमरे की तरफ झांक रहा था। जयंती अपना मस्ती कर रही थी, लेटे लेटे किसी से चैटिंग कर रही थी फ़ोन में, तो अपना पैर इधर उधर झिटकती, वो सब नितेश चुपचाप दराज से देख रहा था। तो औरतों में एक शक्ति पाई जाती है, जिस शक्ति के बारे में आपको आभास नहीं होगा, कि अगर औरतों की तरफ आप घूरते हैं, आपको लगता होगा कि औरत जान नहीं रही है, लेकिन औरतों को एक शक्ति भगवान ने प्रदान की है। अगर आप उसको छुप कर भी घूरेंगे तो उसको लगेगा कि मुझे कोई देख रहा है। इसी तरह शंका हो जाती है जयंती को भी कि शायद मुझे कोई ताड़ रहा है। तो अचानक से जयंती पीछे की तरफ मुड़कर जैसे ही देखती है तो पीछे कुछ नहीं दिखाई देता। उसको लगता है कि शायद भैया झांक रहे थे, लेकिन वो दोबारा भी पलट कर देखती है, लेकिन दोबारा भी भैया बहुत सावधान होता है वो नितेश। जयंती के अंदर माइंड में शक तो पैदा ही हो जाता है। अब जयंती भैया के लिए शाम का खाना बनाती है, उनको खिलाती है। इसी बीच जयंती का पति बाहर अक्सर रहा करता था कंपनी के काम के थ्रू, तो उसने एक वहीं पास के पड़ोस में एक आशिक अपना बना रखा था, जिसका नाम था पीयूष गोयल। पीयूष गोयल से धीरे धीरे उसके प्रेम व्यवहार या नाजायज रिश्ते बन चुके थे। तो जब से भैया घर पर आए थे तो पीयूष गोयल से मिल नहीं पा रही थी जयंती। तो पीयूष गोयल काफ़ी परेशान था, बार बार जयंती को फ़ोन लगा रहा था, तो जयंती उसका फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी, क्योंकि घर में इस समय गांव से भैया आए थे। जयंती ने किसी तरह छिपा कर उससे बताया कि गांव से मेरे भैया आए हैं और मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन पीयूष गोयल इस बात को नहीं समझता। वो शराब के नशे में दबे पांव घर के अंदर आ जाता है। जब घर के अंदर दबे पांव आ जाता है तो जयंती देख लेती है कि पीयूष अंदर आ चुका है, तो एकांत में जाकर पीयूष से जयंती मिलती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे जेठ जी मेरे घर पर आए हैं और वो सब देख लेंगे तो पता नहीं क्या होगा, तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तो पीयूष गोयल कहता है कि मुझे बस तुम्हें देखना था, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा हूँ, तो मैंने तुम्हें देख लिया है, अब मैं चला जाऊँगा। इसी बीच नितेश यानी कि जयंती का जेठ उस पीयूष गोयल को देख लेता है। जब देख लेता है तो वो भी चुपचाप वहाँ से खसक जाता है और ये बात अपने माइंड में रखता है। एक दिन होता क्या है, जयंती का जो रूम होता है उसी में उसका वॉशरूम भी होता है, वहीं नहाना, वहीं लैट्रिन बाथरूम शिफ्ट रूम होता है। तो एक दिन जयंती अपने रूम में नहा रही थी, तब नितेश तो बहुत ठरकी था, जयंती का जेठ। तो जब नितेश ने देखा कि जयंती शायद नहाने जा रही है, तो नितेश चुपचाप जब वो बाथरूम में घुस जाती है, अपने कपड़े बाहर रख जाती है, ब्लाउज और साड़ी और अपना साया, तीनों कपड़े अपने बाहर रख जाती है और अपने बाथरूम में प्रवेश करती है। तब नितेश उसके कमरे में प्रवेश करता है और उसकी ब्लाउज को उठाकर नाक में रख कर सूंघता है उसको, मतलब वैसी टाइप का था वो उसका जेठ। सूंघता है और फिर बाथरूम के दराज से जयंती को नहाते हुए उसके नंगे बदन को देखता है। उसके शरीर में पानी की बूंदें उस तरह से चल रही थी मानो कि
उसको देखकर वो स्वर्ग महसूस कर रहा था। अब वासना की आग में जलता जा रहा था नितेश, यानी जयंती का जेठ पागल ही होता जा रहा था। उसकी ब्लाउज को सूंघना, अब जयंती निकलने ही वाली थी तो नितेश यानी कि उसका जेठ अब उसके कमरे से निकल आता है बाहर और उसकी ब्लाउज को अपने जेब में रख लेता है और उसको अब अपने कमरे में जिस गेस्ट हाउस में वो रुकता था, जिस रूम को उसे दे रखा था तो उसमें रुकता था, तो उसकी ब्लाउज को बार बार सूंघता और मन से बड़ा सुकून उसको महसूस होता। इसी तरह चलता रहा। एक दिन जब लास्ट तीसरा चौथा दिन था, तब शाम का वक्त था, डिनर चल रहा था। जब डिनर के टाइम जयंती भैया के लिए खाना लगाती है, कहती है भाई साहब और कुछ लेंगे, मतलब कुछ खाना खा चुका था। और तो इसी बीच भैया मतलब जेठ उसका नितेश कहता है कि जयंती तुम भी बैठो खाओ। जयंती भी बैठ जाती है, अपने लिए खाना परोसती है। इसी बीच जयंती से उसका जेठ नितेश कहता है कि जयंती ये बताओ ये पीयूष गोयल कौन है, तो इसके साथ तुम्हारे मुझे रिश्ते सही नहीं लग रहे। जब इस बात को जयंती सुनती है तो उसके पैरों तले की ज़मीन खसक जाती है, क्योंकि जयंती को आभास नहीं था कि मेरे जेठ को इस बारे में, मेरे नाजायज़ संबंध के बारे में, मेरे घर परिवार में किसी को पता है। जब ऐसा सुनती है, दरअसल ये नितेश की चाल थी। उसके हक्के बक्के होश उड़ जाते हैं। अब नितेश कहता है कि शायद मुझे अब कल यहाँ से चला जाना चाहिए था, अब मैं कल यहाँ से चला जाऊँगा जैसा, और वहाँ से हाथ धुलकर खाना भी अब नहीं खाता है। इतनी बात कहकर वहाँ से चला जाता है। अब जयंती सोचती रहती है कि मैं आखिर क्या करूँ। सिट्टी पिट्टी उसकी गुम हो जाती है और सोचती है कि ऐसा मैं क्या करूं कि भैया ये बात मेरे पति से ना बताएं, और अगर इन्होंने किसी से बताया तो पता नहीं क्या होगा। इसी बात को लेकर वो काफ़ी टेंशन में थी। अब भैया भी उसके कमरे की तरफ झांक रहे थे एक दराज से। जयंती को आभास हो जाता है कि शायद कोई झांक रहा है। तब जयंती के माइंड में एक बात आती है कि भैया ठरकी तो है ही है, उसको महसूस हो जाता है पहले से ही। तो अब उसने अपनी चाल चली। अब वो अपने कपड़े धीरे धीरे खोलना शुरू करती है अपने कमरे में। उसको महसूस हो जाता है कि कोई मेरे कमरे की तरफ झांक रहा है। जब उसको महसूस हो जाता है, पता चल जाता है कि आखिर भैया झांक रहे हैं, तब वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। अपना पिछवाड़े का बदन पूरा अपने जेठ को दिखा देती है। जब जेठ देखता है उसका पिछवाड़े का पूरा नंगा बदन, तो जेठ और कामुक हो जाता है। जैसे ही कामुक हो जाता है और अपने कमरे में आकर लेट जाता है। अब उसके दिलो दिमाग पर आज की रात जयंती ही छाई थी। इसी बीच जयंती अचानक से उसके रूम में आ जाती है और रूम में आकर अपने जेठ के साथ लेट जाती है। लेटकर धीरे धीरे उसके शरीर को सहलाने लगती है अपने जेठ को भी बहुत मज़ा आने लगता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं और एक दूसरे के कपड़े ऐसे उतारने लगते हैं जैसे प्याज के छिलके कोई उतार रहा हो। दोनों काम वासना की आग में जलते चले गए। धीरे धीरे दोनों तब तक एक दूसरे से चिपके रहे, लपटे रहे, जब तक दोनों की हवस शांत नहीं हो गई। बार बार पूरे बदन को चूमना, किस करना जयंती को भी बहुत अच्छा लगा। जयंती भी बहुत खुश हो गई। दोनों की हवस मिट गई। अब दोनों बहुत खुश थे। अब किसी से नितेश को बताने का कोई सवाल ही नहीं था। जयंती भी समझ चुकी थी कि अब तो मैटर सुलझ गया। अब होता क्या है, इसी तरह उनका दोनों का अब रिश्ता बनने लगा। सुबह शाम, जब तक जीतू घर वापस नहीं आता। अब एक दिन जैसे ही जीतू घर वापसी के लिए फ़ोन करता है, जयंती से बताता है कि जयंती मैं आज
शाम को 8 बजे तक घर वापस आ जाऊंगा। इसी बीच पीयूष गोयल भी बहुत परेशान रहता है, क्योंकि अब जयंती पीयूष गोयल से कहती है कि पीयूष, मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में शायद मेरे भैया को पता चल गया है, सो अब मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगी, इसलिए तुम हो सके तो मुझे भूल जाना। तो पीयूष को जयंती की लत लग चुकी थी, तो वो साधारण उसको भूल नहीं पाता। अब पीयूष जयंती के चक्कर में अक्सर दारू पीता और पागल रहता और सोचता कि कब मैं जयंती से मिलूं अकेले में, जब इसके घर में कोई ना हो। अब जीतू का आना होता है घर में, इसके पहले उसका भाई नितेश वहाँ से गांव आ जाता है, और जैसे ही जीतू आता है तो जयंती से पूछता है कि आखिर भैया कहाँ चले गए। तो जयंती बताती है कि भैया तो गांव वापस चले गए, क्योंकि अब जयंती और भैया के बीच जो कहानी खिचड़ी पक रही थी, उसके बारे में जीतू को आभास भी नहीं था कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा। तो इसी तरह अब जब भी जीतू बाहर जाता, तो इसी तरह दोनों नितेश भी गांव से आ जाता, और नितेश और जयंती अपनी हवस को इसी तरह शांत करते रहे। दोनों के नाजायज़ रिश्ते काफ़ी दिन तक चले। इसी बीच एक दिन पीयूष घर से निकलता है दिल्ली के लिए, और दिल्ली स्टेशन जैसे ही पहुंचता है, तो शाम को जब उसको आभास हो जाता है कि जयंती को कि आज जीतू फिर से चला गया दिल्ली, तो मैं क्यों ना जेठ जी को बुला लूं। उसने तुरंत फ़ोन लगाया और अपने जेठ को नितेश को बुला लिया, और जैसे ही नितेश आया और दोनों एक दूसरे से लिपट गए, वो सब करने लगे जो उनको नहीं करना चाहिए। इसी बीच जीतू के फ़ोन में फ़ोन आता है कि मीटिंग कैंसिल हो चुकी है, तुम आज के बजाय अगले हफ्ते दिल्ली आना। जैसे ही बॉस का फ़ोन आता है तो जीतू घर वापसी के लिए वहाँ से निकल पड़ता है, और इस बार जयंती को भी फ़ोन करके नहीं बताता कि मेरी मीटिंग कैंसिल हो चुकी है, और वो जयंती को सरप्राइज़ देना चाहता था कि मैं चुपचाप घर जाऊंगा और जयंती को आज अपनी जयंती की बाहों में सोऊंगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता था उसको जयंती के साथ समय बिताने के लिए। तो उसने सोचा था कि मैं जयंती को इस तरह सरप्राइज़ दूंगा तो जयंती भी बहुत खुश होगी। अब उसको क्या पता था कि उसने भैया को बुला रखा है और भैया के साथ रंगरलियाँ मना रही है, और जयंती और नितेश दोनों एक रूम में अवैध संबंध बना रहे थे। इसी बीच दबे पांव जीतू आ जाता है, और जैसे ही जीतू प्रवेश करता है रूम में, देखता है तो दोनों नंगे बदन जीतू के भाई नितेश के ऊपर जयंती नंगी बैठी थी उसके ऊपर, और वो सब कर रही थी जो उनको नहीं करना चाहिए था। ये सब देखकर जीतू के पैरों तले की ज़मीन खसक जाती है और बौखला जाता है और चिल्लाता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो जैसे ही जयंती और नितेश सुनते हैं दोनों, तो दोनों बौखला कर खड़े हो जाते हैं, और कहता है नितेश खड़ा होकर कहता है, तुम जो समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन जिस दृश्य को उसने देखा था, तो उसके कहने से जीतू कैसे मान लेता। अब इसी बीच दबे पांव वहाँ पीयूष गोयल जो तड़प रहा था जयंती से मिलने के लिए, दबे पांव उसके घर पीयूष गोयल भी प्रवेश कर जाता है। तो अब जयंती और नितेश को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं इसके साथ क्या करूं कि ये बात ओपन ना हो, बाहर किसी को पता चलेगा तो आखिर हमारी बहुत बदनामी होगी। तो जयंती और नितेश दोनों मिलकर जीतू को दबोच लेते हैं और दबोच कर बेड में गिरा देते हैं, और जयंती उसके हाथ पकड़ लेती है और उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाता है नितेश, और तकिए से उसका मुंह बंद करके उसका गला दबाकर उसकी तत्काल वहीं हत्या कर देते हैं। जीतू काफ़ी झटपटाता है, छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं छुड़ा पाता अकेले। दोनों जेठ और जीतू की पत्नी मिलकर जीतू को, अपने पति को ही जयंती वहीं मरवा देती है जेठ के साथ मिलकर। और ये सब कारनामा पीयूष जो दबे पांव उनके घर आ चुका था जयंती से मिलने के चक्कर में, वो सब देख रहा था।
ये सब देखने के बाद पीयूष घबरा सा गया, उसका नशा भी उतर गया और उसने जाकर तत्काल पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस फोर्स के साथ घर के अंदर आ गया। जैसे ही वो घर के अंदर आया तो पूछने लगे, आखिर नितेश पूछता है जयंती से, आखिर पुलिस किसने बुलाई? तब पीयूष धड़धड़ा कर अंदर आता है और कहता है कि पुलिस तो मैंने बुलाई है। और दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। जब पुलिस का दबाव पड़ता है तो दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आया हो, स्टोरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। और ऐसी ही क्राइम स्टोरियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।